हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप? फिजिक्स हब 2.0 की अगली क्लास में, फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। अपन न्यूमेरिकल कर रहे थे अपूर्ण वेग पर, धारा पर। दो न्यूमेरिकल अपन ने कर लिए थे। इससे आगे देखो एक और न्यूमेरिकल है, यहाँ से ये लास्ट न्यूमेरिकल है, इसको ध्यान से देखना आप, सारी चीज आ जाएगी। पहले वाले में धारा आ गई थी, दूसरे वाले में भी अपूर्ण वेग कुछ आ गया था। इसके बाद में यहाँ पर धारा घनत्व और मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपूर्ण वेग और आ जाएगा। सारे टॉपिक पर न्यूमेरिकल आ जाएंगे, ठीक है बेटा। देखो क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया हुआ है अपने को आंसर यहाँ पर देखो। A इज इक्वल टू क्या दे रखा है? 1.6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। ये क्या दे रखा है? एरिया दे रखा है। क्या दे रखा है? क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है। तथा तार के मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? n इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब। ये अपने को क्या दे रखा है? n का मान दे रखा है, ठीक है। और क्या दे रखा है? तो तार में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसका मतलब अपने को क्या दे दिया? I इज इक्वल टू 3.2 एम्पियर। ये तीन चीज दी हुई है भाई अपने को। क्या ये तीन चीजें दी हुई है भाई अपने को, ध्यान रखना बस। अब अपने को ज्ञात क्या करना है वो देखो। ये तो मेरे हिसाब से अब तुम ही कर दोगे, इतने इंटेलिजेंट तो तुम खुद ही हो, देख लेना। देखो धारा घनत्व, सबसे पहले अपने को क्या ज्ञात करना है? धारा घनत्व। तो भाई धारा घनत्व क्या होता है? तो डेफिनेशन तो आपको याद ही है। धारा घनत्व इज इक्वल टू J इज इक्वल टू I अपॉन A। एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा ही धारा घनत्व कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर J इज इक्वल टू I का मान दिया हुआ है, हाँ सा दिया हुआ है 3.2। I का मान दिया हुआ है 3.2, ठीक है। क्षेत्रफल का दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है साहब। क्षेत्रफल 1.6 इंटू 10⁻⁻7 1.6 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइड कर दो, आंसर आएगा 2 इंटू 10⁻7। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 इंटू ये ऊपर चला जाएगा 10⁻7। J इज इक्वल टू मात्रक क्या बनेगा? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो धारा घनत्व ये आ गया, सिंपल सी बात है। धारा घनत्व क्या आ गया? 2 इंटू 10⁻7 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। दूसरी चीज ये क्या पूछ रहा है भाई? मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग। वाह वाह, अपवहन वेग पूछ रहा है, ठीक है। तो अपवहन वेग में, अपवहन वेग के लिए अपन क्या करते हैं? अपवहन वेग अब ये ज्ञात करना है। तो भाई साहब अपवहन वेग ज्ञात करना है। धारा घनत्व दिया हुआ है, धारा घनत्व अपन ने निकाल लिया, धारा दी हुई है। तो एक काम करो, धारा और अपवहन वेग के संबंध से देखो। धारा एवं अपवहन वेग के संबंध से क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू NEA/VD, NEA/VD, ठीक है। यहां से A को डिवाइड कर दो, I डिवाइडेड बाई A इज इक्वल टू NE/VD, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा साहब धारा घनत्व। इसका मान है अपने पास। तो J इज इक्वल टू NE/VD। अपने को क्या चाहिए? अपवहन वेग। अपने को क्या चाहिए? अपवहन वेग। तो अपवहन वेग VD इज इक्वल टू J अपॉन NE। VD इज इक्वल टू J अपॉन NE। J का मान दिया हुआ है, यहां लिख देता हूं मैं, देखो VD इज इक्वल टू J अपॉन NE। J का मान दिया हुआ है, J का मान निकाल लिया अपन ने, दिया हुआ नहीं, J का मान निकाला आपने। क्या है? 2 इंटू 10⁻7, ठीक है। N का मान दिया हुआ है साहब, N का मान दिया हुआ है, क्या है? 2 इंटू 10⁻28।
और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो 1.6 इंटू 10 की घात -19 है। तो भाई कैलकुलेट करेंगे तो वीडी का मान अपने पास जो आएगा, वीडी का मान यहाँ से कैलकुलेट करो, 2 से 2 कैंसिल, हाँ तो वीडी का मान क्या आएगा, देखो 2 से 2 कैंसिल, घात को ऊपर ले जाओ, ठीक है। तो वीडी का मान आएगा 6.25 इंटू घात को कैलकुलेट करोगे, मैंने कर रखी है घात को कैलकुलेट करेंगे 10⁻³ मीटर, 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कैलकुलेशन उतनी हार्ड नहीं है, आप आराम से कर सकते हो, कैलकुलेशन उतनी हार्ड नहीं है बच्चे, नॉर्मल कैलकुलेशन है, ठीक है। तो क्या है अपने पास धारा घनत्व आ गया 2 इंटू 10 की घात 7 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, और अपने पास अपवन वेग आ गया 6.25 इंटू 10 की घात -3 मीटर पर सेकेंड। आई थिंक क्लियर होगा ये सारा, नोट डाउन कर लो इसको, हाँ बेटा, ठीक है। आगे देखिए ओम का नियम, ओम का नियम, हाँ ओम का नियम, देखो ओम के नियम की व्युत्पत्ति इस बार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस बार के लिए, ठीक है। मैं बता रहा हूँ ओम के नियम क्या होता है। सन 1826 ईस्वी में, सन 1826 में यह नियम दिया गया था, किसने दिया था, डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम, डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने 1826 में डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने यह नियम दिया था कि किसी भी चालक, मतलब इसने ये बताया था कि किसी भी चालक पदार्थ के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर और जो धारा होती है उसमें एक संबंध स्थापित किया था, V और I में एक संबंध स्थापित किया था, V और I में। उस नियम को अपन क्या कहते हैं, ओम का नियम, ठीक है। ओम ने किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर और धारा में एक संबंध स्थापित किया था, वो संबंध क्या कहलाता है, ओम का नियम कहलाता है, ठीक है। देखो इस नियम के अनुसार, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, देखो इस नियम के अनुसार किसी भी, इस नियम के अनुसार मैं आपको पहले बता देता हूं, देखो इस नियम के अनुसार किसी भी चालक पदार्थ की यदि भौतिक अवस्थाएं, ताप, दाब, आयतन या क्षेत्रफल, ये जो भौतिक अवस्थाएं होती है, फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक अवस्थाएं जो होती है वो नियत हो, किसी भी चालक तार की यदि भौतिक अवस्थाएं नियत हो तो चालक तार के सिरों पर उत्पन्न होने वाला, ध्यान से सुनना बेटा, चालक तार के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। चालक तार के सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो क्या होगा, उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा। मतलब जितनी आप धारा प्रवाहित करोगे किसी भी चालक तार में, मैं कह रहा हूं जितनी धारा मैंने दी तो सिरों पर विभवांतर भी क्या होगा, उतना ही उत्पन्न होगा। मतलब विभवांतर किसके समानुपाती है, आई के समानुपाती है। विभवांतर किस पर डिपेंड कर रहा है, आई पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। आई का मान बढ़ेगा तो विभवांतर का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका मतलब V समानुपाती आई, ये है ओम का नियम, ठीक है। किसी भी चालक तार की, किसी भी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं नियत हो तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उस चालक तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। भौतिक अवस्थाएं नियत हो तो V समानुपाती I, ये ओम का नियम कहलाता है, ठीक है। V समानुपाती I, यहां से समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो एक स्थिरांक यूज करते हैं अपन R। स्थिरांक क्या यूज करते हैं, R। R एक प्रतिरोध है,
R इज इक्वल टू किसी भी चालक पदार्थ का प्रतिरोध, ठीक है। तो R इज इक्वल टू क्या आएगा, R इज इक्वल टू V अपॉन आई, और किसी भी चालक तार का प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है, नियतांक होता है, ठीक है। तो इसको अपन दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, ओम के नियम को कभी कभी आपको ये भी देखने को मिलेगा, ये नियम भी आपको कभी कभी देखने को मिलेगा। देखो, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं नियत हो, किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं नियत हो, तो चालक तार के सिरों पर, ध्यान से सुनना बेटा, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं नियत हो तो चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात, उसमें सिरों पर उत्पन्न विभवांतर तथा उस चालक तार में प्रवाहित धारा का अनुपात जो होता है वो सदैव नियतांक होता है, इसे ओम का नियम कहा जाता है। ये जो नियम होगा वो क्या होगा, ओम का नियम, ठीक है। अर्थात V अपॉन आई इज इक्वल टू नियतांक या V समानुपाती आई, ठीक है। तो समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो स्थिरांक यूज करेंगे R एक क्या है, किसी भी चालक पदार्थ का क्या है, प्रतिरोध है। इसके बारे में अभी अपन पता करेंगे कि क्या चीज होती है, ठीक है। ये नियम क्लियर है, ठीक है। अब आगे देखो, R इज इक्वल टू अपने पास क्या आया, R इज इक्वल टू V अपॉन आई आया था, V अपॉन आई आया है, ठीक है। R इज इक्वल टू V अपॉन आई, और R है किसी भी चालक तार का प्रतिरोध, तो ठीक है। अब इसका मात्रक बनाते हैं, R का मात्रक बनाते हैं, क्या बनेगा देखो, R का मात्रक बनाते हैं, वोल्ट अपॉन V का मात्रक होता है वोल्ट अपॉन एम्पियर, ठीक है, वोल्ट अपॉन एम्पियर, जिसे अपन क्या लिखते हैं, ओम। इस सिंबल को ओमेगा भी कहा जाता है, ओमेगा, ये जो सिंबल है वो क्या होता है, ओमेगा। तो वोल्ट अपॉन एम्पियर क्या हो जाएगा, ओम। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का मात्रक जो होगा वो क्या होगा, ओम, ठीक है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम। विमा बनाते हैं, देखो विमा, क्लियर से शुरू करो, विमा आराम से देखना, विमा को कैसे होल्ड करते हैं अपन। देखो विमा, वोल्ट V इज इक्वल टू, मैं सिर्फ आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ, W अपॉन Q। किसी भी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक या अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने पर जो कार्य किया जा रहा है वो विभव कहलाता है। इसका अलग अपने पास पाठ है वैसे तो, लेकिन डेफिनेशन ये होती है। अभी आप इतना ही ध्यान रखो, V इज इक्वल टू क्या है, W अपॉन Q नोट। W का मात्रक तो V का मात्रक ले लेते हैं, मतलब वोल्ट की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, W अपॉन Q नोट। एम्पियर का विमा क्या होगी, A1, इसको यहीं तक छोड़ दो, ठीक है। W इज इक्वल टू, यहाँ और लिख देता हूँ, W इज इक्वल टू Fx, W इज इक्वल टू Fx, F इज इक्वल टू MAX, ठीक है। A इज इक्वल टू V अपॉन TX, ठीक है। V को और तोड़ रहा हूं मैं, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, ठीक है, और वेग क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर। ये सारा तोड़ दिया साहब, ठीक है। अब यहां से जो आएगा वो मूल भौतिक राशि क्या आएगा, kgm। देखो ध्यान से देखना, यहां क्या आ रहा है, kg, ठीक है। तो m की जगह अपन क्या लिख लेते हैं, kg, s की जगह मीटर, x की जगह भी मीटर, डिवाइडेड बाई t की जगह सेकंड, और इसकी जगह भी सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर जो विमा बनी है, यहाँ पर जो विमा बनेगी W की, वो क्या बनेगी, K की जगह kg, इसका मतलब m, ठीक है। मीटर स्क्वायर है तो L2, सेकंड तो S2, T2, सॉरी यहाँ क्या आएगी, T2। तो इसकी जो विमा बनेगी वो क्या बनेगी, M1 L2 डिवाइडेड बाई T2, ठीक है। अब आवेश की विमा ले लो, आवेश Q इज इक्वल टू IT, सीधा सा बात है धारा की परिभाषा से, Q इज इक्वल टू IT। तो इसकी जो विमा बनेगी वो बनेगी M0 L0 T1 A1, इसकी जो विमा बनेगी वो ये बनेगी, ठीक है। तो यहां रख दो आप क्या, सिर्फ T1 और A1, और ये A1 तो है ही है। लो सा विमा आ गई अपने पास, M1 सिर्फ M1 है,
L2 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। T1 और T2 क्या बन जाएगा T3, और ये क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, ये क्या चला जाएगा ऊपर, तो इसकी T3 और A 2 है -2, ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगी -2, तो ये इसकी क्या बन जाएगी विमा। M1 L2 T-3 A-2 ये क्या बन जाएगी इसकी विमा। ठीक है बेटा, अब देखो इसका सीजीएस मात्रक लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीजीएस मात्रक लेते हैं। इसका सीजीएस मात्रक ही ईएमयू मात्रक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, विद्युत चुंबकीय मात्रक है। क्या है, विद्युत चुंबकीय मात्रक है। प्रतिरोध का, प्रतिरोध आर का ईएमयू मात्रक है, ईएमयू मात्रक है। देखो R इज इक्वल टू क्या आया था V/I, मैं पूरा बता रहा हूँ आपको, नो टेंशन हो, कहीं चीज नहीं भूलोगे, पूरी चीज क्लियर कर रहा हूँ, एक छोटी से छोटी भी चीज। मेरे को ये पता है कि आपको अभी तक 0 से शुरू करना है, उस हिसाब से बता रहा हूँ। आप ये मत सोचना कि ये सर हमें आता है, रिवीजन करो उसको, ठीक है। R इज इक्वल टू V/I, तो V का मात्रक क्या होगा वोल्ट, V का मात्रक था वोल्ट, इसका मात्रक था एम्पियर। देखो भाई पहले वोल्ट पे चलते हैं, विभव का मात्रक है, जो विभव का मात्रक है वो वोल्ट है साहब, विभव का मात्रक क्या है वोल्ट, जिसे V द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका जो सीजीएस मात्रक है ये तो ऐसा ही मात्रक है, ठीक है। इसका जो सीजीएस मात्रक होता है, लिखते जाना साथ में, इसका जो सीजीएस मात्रक होता है वो होता है स्टेट वोल्ट। क्या है स्टेट वोल्ट, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1/300 स्टेट वोल्ट। क्या ये तो होता है वोल्ट का ऐसा ही मात्रक, और सीजीएस मात्रक है, ये सीजीएस मात्रक तो स्टेट वोल्ट होगा, और जो संबंध होगा इसमें एसआई और सीजीएस में वो क्या होगा 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1/300 स्टेट वोल्ट के बराबर। ये चीज ध्यान में रखना आप, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ साहब कि इसका ईएमयू मात्रक क्या होगा। इसके ईएमयू मात्रक को अपन विद्युत चुंबकीय मात्रक को अब वोल्ट भी कहते हैं, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। इसके ईएमयू मात्रक को अब वोल्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अब वोल्ट। क्लियर है बात, अब वोल्ट। देखो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इज इक्वल टू 10 की पावर 8 ईएमयू, या मात्रक क्या लगाएंगे अपन अब वोल्ट, यहाँ मात्रक क्या लगाएंगे अपन अब वोल्ट, ठीक है। और अपन ने ये तो आ गया वोल्ट, ईएमयू मात्रक वोल्ट में, ठीक है। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 10 की पावर 8 ईएमयू या अब वोल्ट, ठीक है। धारा, अब अपने को चाहिए धारा, धारा का ईएमयू मात्रक है, ये सीजीएस मात्रक होता है। ईएमयू मात्रक ये क्या होता है सीजीएस मात्रक है। तो इसके सीजीएस मात्रक और एसआई मात्रक में जो संबंध होता है वो क्या होता है कि 1 एम्पियर, ये तो अपन ने शुरू में डिस्कस किया था, ये अपन ने क्या करा था शुरू में डिस्कशन करा था कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है, एसआई मात्रक, और इसका ईएमयू मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो 1 ओम इज इक्वल टू 1/10 ईएमयू, या अपन इसको भी क्या कहते हैं अब एम्पियर या वाट, अब याद आ गया शायद आपको, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका ईएमयू मात्रक ये अब एम्पियर है, इसका ईएमयू मात्रक क्या है अब एम्पियर है, और अब एम्पियर ही इसका सीजीएस मात्रक भी है, लेकिन इसका सीजीएस मात्रक और ईएमयू मात्रक अलग अलग है, ध्यान देना, ठीक है। ये आ गया अपने पास इसका संबंध, दोनों का संबंध आ गया। तो अब अपने को क्या चाहिए, आर का ईएमयू मात्रक चाहिए, जो आर का ईएमयू मात्रक ही क्या है सीजीएस मात्रक है। बात समझ गए। तो इसका ईएमयू मात्रक लेते हैं साहब, तो वोल्ट का जो ईएमयू मात्रक था वो था 10 की पावर 8 ईएमयू डिवाइडेड बाई एम्पियर का जो ईएमयू मात्रक है वो क्या है 1/10 ईएमयू, ठीक है। तो ये 10 ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर 9 ईएमयू, ये आ जाएगा अपने पास आर का ईएमयू मात्रक। इसका मतलब 1 ओम इज इक्वल टू 1 ओम इज इक्वल टू 10 की पावर 9 ईएमयू, ये होता है इसका ईएमयू मात्रक, और इसी को अपन क्या कहते हैं सीजीएस मात्रक। यही मात्रक कौन सा मात्रक हो जाएगा सीजीएस मात्रक। विमा इसकी निकाल ही ली अपन ने, ठीक है। तो ये संबंध ध्यान रखना बेटा, ये संबंध
ये संबंध और ये संबंध, तीनों संबंध ध्यान रखना। विमा इसकी निकाल लिए, इसका सीजीएस मात्रक मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। उसी को ईएमयू मात्रक, विद्युत चुंबकीय यूनिट, विद्युत चुंबकीय मात्रक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट भी कहते हैं। क्लियर है, यहां तक क्लियर है, ठीक है। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया, ठीक है। देखिए अब देखते हैं ढाल, देखते हैं इसकी ढाल, प्रतिरोध की दिशा, प्रतिरोध की दिशा या ढाल, ठीक है। ढाल क्या होती है, tan थीटा। मान लेते हैं अपन ने R इज इक्वल टू क्या लिया था, V अपॉन आई। अपने पास R इज इक्वल टू क्या आया था, V अपॉन आई। दोनों का अनुपात क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब जैसे जैसे V बढ़ेगा, V इंक्रीज, आई इंक्रीज, ठीक है। जैसे जैसे आई का मान बढ़ेगा वैसे वैसे क्या बढ़ेगा, V का मान बढ़ेगा, ठीक है। जैसे जैसे आई का मान बढ़ेगा वैसे वैसे क्या बढ़ेगा, V का मान बढ़ेगा। तो इसमें जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगी, एक सीधी रेखा आएगी। इसका ग्राफ क्या आएगी, एक सीधी रेखा। ये बना लेते हैं थीटा, तो इसकी ढाल tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू V अपॉन आई, और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स V अपॉन आई, ठीक है। tan इनवर्स V अपॉन आई, ये हो जाएगी इसकी क्या हो जाएगी, दिशा। ताप के अकॉर्डिंग लेवे तो देखो, ये ग्राफ बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखना, ये ग्राफ बहुत ही बार पूछा जाता है कि ताप के अकॉर्डिंग इसके ली जाए तो क्या होगा ग्राफ। देखो मैं कह रहा हूं इधर क्या है, I है, और इधर क्या है, V है, ठीक है। यहां से ये T1 θ1 कोण पर है, ये T1 ताप पर क्या है, θ1 कोण पर है, और ये T2 ताप पर क्या कोण है, θ2 कोण है, ठीक है। तो किसी भी चालक तार की, देखो एक नॉर्मल सी बात सुनो आप, किसी भी चालक तार में यदि ताप में वृद्धि करते हैं, ताप में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, तो उसके प्रतिरोध में क्या होती है, प्रतिरोध में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। कैसे कि ताप जब देंगे, जब अपन ताप दे रहे हैं किसी को भी, ठीक है, तो ताप देंगे तो उसमें से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी, जिसके कारण जो प्रतिकर्षण बल होगा वो क्या लगेगा, अधिक लगेगा। प्रतिकर्षण बल क्या लगेगा, अधिक लगेगा। मतलब जो नाभिक है, जैसे नाभिक द्वारा बंधे हुए इलेक्ट्रॉन है, उनको निकालने के लिए अपने को क्या करनी पड़ेगी, अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। तो बाधा क्या होगी, ज्यादा उत्पन्न होगी। एक प्रतिरोध ही क्या होती है, प्रतिरोध की डेफिनेशन नहीं ली अपन ने। देखो प्रतिरोध ही क्या होती है, किसी भी चालक तार में यदि धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रॉनों की गति में अवरोध उत्पन्न होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन की गति में क्या होता है, रुकावट होती है। ये रुकावट कैसे होती है, देखो एक तो मैं कह रहा हूं कि आयन से टकराएंगे इलेक्ट्रॉन, एक क्या टकराएंगे, आयन से टकराएंगे। एक जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन होंगे वो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध क्या करेंगे, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करेंगे, ठीक है। उनको जाने के लिए क्या करेंगे, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करेंगे। तो ये दो रुकावटें आएगी, या वो अशुद्धि से टकराएंगे, किससे टकराएंगे, अशुद्धि से टकराएंगे। जो ये बाधा उत्पन्न हो रही है ना उनकी गति में, क्या एक तो आयन से टकरा रहे हैं, अशुद्धि से टकरा रहे हैं, एक बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, ठीक है, बल के विरुद्ध क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो ये जो बाधाएं उत्पन्न हो रही है ना आवेश वाहक में, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में, गति में, इस बाधा को ही अपन क्या कहते हैं, प्रतिरोध। मतलब प्रतिरोध क्या कर रहा है, रोध उत्पन्न कर रहा है, रुकावट उत्पन्न कर रहा है। क्या उत्पन्न कर रहा है, रुकावट। तो वही क्या होता है, किसी चालक का प्रतिरोध होता है। क्लियर है प्रतिरोध की डेफिनेशन। मतलब प्रतिरोध सीधा सा क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो उसकी गति में जो अवरोध या जो रुकावट उत्पन्न होता है, उस रुकावट को ही अपन क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। वो रुकावट ही क्या कहलाएगी, प्रतिरोध कहलाएगी, ठीक है। अब देखो मैं कह रहा हूं कि मैंने ताप बढ़ाया, ठीक है, ताप बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन कम हुए तो नाभिक के जो आकर्षण बल से बंधे हुए इलेक्ट्रॉन थे वो काम में आने लगेंगे अब, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन ताप के कारण निकल गए। अब वो इलेक्ट्रॉन काम आएंगे जो बंधे हुए हैं, तो उनको निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एनर्जी अधिक देनी पड़ेगी, बिल्कुल देनी पड़ेगी। तो प्रतिरोध का मान उस स्थिति में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है।
प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, या आप देख लो यहां से θ1 इज ग्रेटर देन θ2। ठीक है, θ1 क्या है, θ2 से बड़ा है। ठीक है, तो इसका प्रतिरोध क्या है, ज्यादा है, इसका प्रतिरोध क्या है, ज्यादा है। तो R1 ग्राफ से अपने को पता चल रहा है क्या है कि R1 इज ग्रेटर देन R2, इसका प्रतिरोध क्या है, इससे अधिक है। तो इस स्थिति में अर्थात इस स्थिति में अपन क्या कहेंगे कि T1 इज ग्रेटर देन T2। ये जो ताप पर निर्भरता है वो अपन आगे डीपली पढ़ेंगे। अभी आप अगर कंफ्यूज हो तो रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इसको डीपली समझाऊंगा मैं, दिक्कत मत लेना। सिर्फ एक ग्राफ बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो T1 वाला ये जो है वो अधिक है T2 से। ठीक है, ये जो ग्राफ है ये इससे क्या है, अधिक है। ये T1 इज ग्रेटर देन T2। क्लियर है, ये ग्राफ बहुत बार पूछा जाता है कि T1 इज ग्रेटर देन T2 है। जैसे ऑप्शन में दे दे कि कुछ भी पूछ लिया जाए तो वो कौन सी अवस्था है, थीटा की अवस्था है, कैसी है, कुछ भी पूछा जा सकता है। ये ग्राफ भी पूछा जा सकता है कि इसमें ताप की स्थितियों को बताइए कि कौन सा ताप अधिक है और कौन सा ताप कम है। तो अपन क्या कहेंगे, T1 इज ग्रेटर देन क्या है, T2 है। साहब पहला ताप क्या है, अधिक है। ठीक है, अब 1 ओम की डेफिनेशन बनाते हैं अपन। क्या बनाते हैं, 1 ओम की परिभाषा बनाते हैं। 1 ओम की परिभाषा, ठीक है, 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट डिवाइडेड बाई 1 एम्पियर। सबकी जगह 1 लगा दो, सबकी जगह क्या लगा दो, 1 लगा दो। ठीक है, अगर प्रतिरोध की अगर मात्रक की डेफिनेशन लगाते हैं तो यूज भी अपने को क्या करना है, मात्रक ही करना है। ठीक है, यहां से ध्यान देना बेटा, यह क्या कह रहा है कि धारा भी 1 एम्पीयर की प्रवाहित हो रही है, धारा भी क्या हो रही है, 1 एम्पीयर की प्रवाहित हो रही है, और वोल्ट भी कितना है, 1 है। तो यहां से जो डेफिनेशन बनेगी वो क्या बनेगी, यदि किसी चालक तार के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न करने में, 1 वोल्ट, यदि किसी चालक तार के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करने के लिए यदि चालक तार को 1 एम्पीयर की धारा दी जाती है, 1 एम्पीयर की धारा दी जाती है, तो चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। ठीक है, ठीक है, देखो एक चालक तार के सिरों पर, शॉर्ट लिख रहा हूं मैं, चालक तार के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न करने के लिए, 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न करने के लिए यदि उसमें 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है, तो चालक तार का जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, 1 ओम होगा। वो क्या होगा, 1 ओम। या अपन दूसरी डेफिनेशन क्या कह सकते हैं, यदि किसी चालक तार में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है, 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाए तथा 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों पर यदि उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट हो, यदि किसी चालक तार में 1 एम्पीयर की धारा, यदि किसी चालक तार में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर यदि 1 वोल्ट हो, यदि 1 वोल्ट हो, तो चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। चालक तार का प्रतिरोध क्या कहलाएगा, 1 ओम। दोबारा सुनो, यदि किसी चालक तार में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर, यदि किसी चालक तार में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर यदि 1 वोल्ट हो, यदि 1 वोल्ट हो, तो चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। तो चालक तार का प्रतिरोध क्या कहलाएगा, 1 ओम कहलाएगा। ठीक है, बस यहां तक क्लियर है, 1 ओम की डेफिनेशन क्लियर है। ठीक है, 1 ओम की डेफिनेशन क्लियर है, डेफिनेशन क्लियर है। ठीक है, देखो एक और बात बता दूं मैं आपको, इसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बात बता देता हूं ओम के लिए, कि ओम का जो नियम है, ओम का जो नियम है वो सार्वत्रिक नहीं है, मतलब सभी जगह यूज नहीं किया जा सकता। ये नियम सार्वत्रिक नियम है, ये ओम का नियम सार्वत्रिक नियम नहीं है, सार्वत्रिक नहीं है, ये केवल धातु चालक के लिए ही लागू होता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये केवल धातु चालक के लिए ही लागू होगा। ओम का नियम सार्वत्रिक नियम नहीं है,
सभी के लिए लागू नहीं होता है, ये केवल और केवल किसके लिए होता है, धातु चालक के लिए ही लागू होता है। ये बात ध्यान में रखना बेटा, ये कहीं नहीं मिलेगी आपको ये बात, ये सिर्फ धातु चालक के लिए ही लागू होता है। ठीक है, कल अपन इसके प्रतिरोध के बारे में और पढ़ेंगे, कल प्रतिरोधकता वो टॉपिक लेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।